कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के बारे में, जो कि यूरोप की यात्रा के ऊपर गए हैं एंड अपने बोल्ड अंदाज में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पिछले कल जयशंकर सर जर्मनी में एक न्यूज़ चैनल पॉलिटिकन को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन को एक बार फिर से उजागर किया और कहा कि ये जो तमाम वेस्टर्न देश भारत को ज्ञान देते हैं, ये खुद उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के बॉर्डर को 1947 में आज़ादी के बाद से लगातार वायलेट कर रहा है, यानी 1947 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और पिछले 8 दशकों यानी पिछले 80 सालों से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला यूरोपियन यूनियन इतने तमाम सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साइड बाय साइड खड़ा हुआ है। जयशंकर सर ने कहा कि ये वेस्टर्न देश ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रेजिम को समर्थन दिया और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, यानी पाकिस्तान की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम मांगकर पाकिस्तान की सेना को प्राथमिकता दी। ये यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की सबसे बड़ी गलती थी। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोप जिनके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है, वहाँ की सोसाइटी खुद यूरोप जैसी नहीं है। भारत की सॉवरेनिटी कई बार वायलेट हुई है, आज भी और इससे पहले चाइना के साथ भी, लेकिन यूरोप ने अपने आप को हमेशा भारत से अलग रखा। जयशंकर सर ने रशिया यूक्रेन, इजराइल फलस्तीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बात करते हुए कहा कि दुनिया जितनी अनस्टेबल होते जाएगी, हमें ग्रुप्स में आकर इसको और स्टेबल बनाने की ओर काम करना पड़ेगा, यानी ग्रुप में आकर सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जयशंकर सर का इंटरव्यू काफी लंबा था, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर। इस स्टाइल के कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम आज से पहले आपने मेट्रो स्टेशन के ऊपर देखे होंगे। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि कुछ इसी तरह के कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम्स इंडियन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी लगाए जाएंगे, ताकि सिक्योरिटी बढ़े और केवल टिकट वाले लोग ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आए। इंडियन रेलवेज ने देश के 12 रेलवे स्टेशन सिलेक्ट किए हैं जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर ये कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साल 2027 तक देश के 500 रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का टारगेट रखा गया है, यानी इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल की गवर्नमेंट ने एक इंसिडेंट को लेकर भारत और कुछ और देशों से माफी मांगी है और कहा है कि ऐसा दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। दरअसल फलस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया था और कहा था कि वो ग्राउंड सिचुएशन और रिफ्यूजी कैंप्स की सिचुएशन दिखाने के लिए भारत, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को फील्ड विजिट के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब ये जो फील्ड विजिट थी, ये वेस्ट बैंक में होनी थी, जो कि गाजा से बिल्कुल अलग है और गाजा के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी शांति रहती है। इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने खुद इसकी परमिशन दे दी थी। लेकिन 2-3 दिन पहले जब ये फील्ड विजिट हुई, यानी भारत, रशिया, चाइना और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स जब वेस्ट बैंक में ग्राउंड के ऊपर घूम रहे थे, वहां पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप्स ने अचानक से इन डिप्लोमेट्स के ऊपर हवा में वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए थे, यानी कि हवा में गोलाबारी कर दी थी, जिसके बाद भारत समेत तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को आसपास की बिल्डिंग्स के बीच कवर लेने के लिए छुपना पड़ा था। अब इस पूरी घटना को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने डिप्लोमेट्स को जो पाथ अलॉट किया था वो उससे बिल्कुल अलग चले गए थे, यानी जो रास्ता इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अप्रूव किया था, जहां से डिप्लोमेट्स को चलना था और क्रॉस होना था, वहां से डिप्लोमेट्स भटक गए थे, यानी एक अलग रास्ते के ऊपर चले गए थे जहां की परमिशन नहीं थी। इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हुई। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी इंजरी नहीं हुई है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस इंसिडेंट की इंटरनल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, ये कहना है इजराइल का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एप्पल कंपनी को धमकी दी है कि अमेरिका में सेल होने वाले आईफोन्स को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। भारत से आईफोन्स इंपोर्ट बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए, वरना वो एप्पल कंपनी के ऊपर 25% के टैरिफ्स लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली भारत का नाम लेते हुए कहा है कि एप्पल कंपनी भारत से आईफोन्स को इंपोर्ट ना करे। न सिर्फ एप्पल कंपनी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैमसंग कंपनी को भी धमकी दी है कि वो भी अपने फोन्स अमेरिका में बनाएं और भारत या फिर किसी और देश से इंपोर्ट ना करें, वरना उनके ऊपर भी 25% के टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। अब भारत के लिए कंसर्निंग बात इसलिए है क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत ने जो $24 बिलियन के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए थे, उसमें से 90% स्मार्टफोन्स यानी कि मोर देन 90% एप्पल और सैमसंग कंपनी के थे, क्योंकि दोनों कंपनीज अब अपने हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स भी भारत में मैन्युफैक्चर करने लगी हैं। अब देखा जाए तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के रास्ते में रोड़े डालना स्टार्ट कर दिया है। भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। 1 जून यानी कि अगले महीने से यूरोपियन कंट्री से आने वाले गुड्स के ऊपर अमेरिका 50% टैरिफ चार्ज करेगा, यानी पहले चाइना चिल्लाकर सबसे पहले चाइना के साथ ही डील साइन कर ली और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अलाइज को ही तंग करने लगे।
इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के दोस्त होने से अच्छा है अमेरिका का दुश्मन ही बन जाओ। इस समय रशिया और चाइना ये दोनों ही देश सबसे कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी डील को अचानक से कैंसिल कर दिया है। दरअसल भारत की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बांग्लादेश ने इस कंपनी को एक एडवांस्ड ओशन गोइंग ट्रक का ऑर्डर प्लेस किया था जिसकी कीमत $21 मिलियन थी, यानी कि इंडियन रुपीस में 180 करोड़ रुपीस के आसपास। एडवांस्ड ओशन गोइंग ट्रक एक पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस शिप होता है जो पोर्ट्स के पास समुद्र के बीच चलने वाले बड़े वेसल्स जैसे कि ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप या फिर मिलिट्री शिप्स को टो यानी खींचने के काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये टग बोट्स हाई सीज के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, जहाँ पर वेदर हार्श होता है और वेव्स काफी स्ट्रांग होती हैं। इनका काम सिर्फ शिप्स को खींचना नहीं होता है बल्कि इमरजेंसी रेस्क्यू, सैल्वेज ऑपरेशंस, फायर फाइटिंग और स्टैंडर्ड शिप्स को सेफ्टी जोन तक ले जाना भी होता है। इनके अंदर एडवांस्ड नेविगेशन, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और हाई हॉर्स पावर वाले इंजन्स लगे होते हैं जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंस और एक्सट्रीम मरीन कंडीशंस में भी काम कर सकते हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि वो भारत के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अचानक से कैंसिल कर रहे हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पिछले साल 2024 के जुलाई महीने में भारत और बांग्लादेश की सरकार ने साइन किया था एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था और शेख हसीना भारत में शरण लेने के लिए चले आई थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जो दुनिया भर में बीमारियों की रोकथाम, वैक्सीन और मेडिसिन को प्रमोट करना, कोविड-19 जैसी हेल्थ इमरजेंसीज के समय ग्लोबल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट करने, हेल्थ संबंधी रिसर्च करने, रिपोर्ट्स पब्लिश करने और गरीब कंट्रीज को मेडिसिन सपोर्ट देने का काम करता है। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद ही यूनाइटेड नेशंस के काफी सारे संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था और अचानक से इन सारे इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग को रोक दिया था। अमेरिका की GDP का साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका की तरफ से ही आता था। लेकिन अब अमेरिका ने क्योंकि फंड्स रोक दिए हैं, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग्स की भारी कमी हो रही है, जिसकी वजह से WHO ने मदद की गुहार लगाई है भारत, चाइना और यूरोपियन कंट्री से। WHO ने अगले 2 साल 2027 तक के लिए $4.2 बिलियन का रिवाइज्ड बजट बनाया है, यानी पर ईयर $2.1 बिलियन। पहले बजट था $5.3 बिलियन, लेकिन अमेरिका के बाहर निकलने के बाद WHO ने इसको कम करके $4.2 बिलियन कर दिया है। अब ये जो $4.2 बिलियन है इसमें से केवल $2.3 बिलियन आ गए हैं और $1.9 बिलियन की शॉर्टेज अभी भी हो रही है। इसके साथ ही साल के ऑपरेशन के लिए $600 मिलियन की शॉर्टेज चल रही है। इसी शॉर्टेज के लिए WHO ने अपील की है कि भारत, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था वाले देश सामने आएं और बजट में कंट्रीब्यूट करें। बाकी देशों से अपील की गई है कि सभी देश कम से कम 20% का हाइक करें, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 20% फंड्स ज्यादा दें। अब इसके बाद चाइना ने अनाउंस किया है कि वो अगले 5 साल के लिए WHO को $500 मिलियन की कंट्रीब्यूशन देगा, यानी अमेरिका की एब्सेंस में WHO चाइना के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर होने वाला है। भारत सरकार ने अभी तक अपनी कंट्रीब्यूशन को लेकर कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीनियर BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी अगेन एक कंट्रोवर्सी के कारण न्यूज में आ गए हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार जयशंकर सर की एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा है कि मैं विदेश मंत्री जयशंकर को मोदी की मिनिस्ट्री में वेटर बोलता हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है उसमें जयशंकर का कद और हैसियत एक वेटर की तरह है। अब देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ सालों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर सर और भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की नाराजगी के पीछे क्या कारण हो सकता है? वो भी जयशंकर सर के साथ क्या प्रॉब्लम होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थैंक यू विजिट करने के लिए कुछ देशों की विजिट के ऊपर जा रहा है। भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में साथ देने के लिए ये धन्यवाद यात्रा हो रही है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है टर्की का, उसके बाद अजरबैजान, उसके बाद ईरान और फिर तजिकिस्तान। खास बात यह है कि 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था उस दिन शहबाज शरीफ टर्की में ही था और अगेन 1 महीने के अंदर ही दोबारा से टर्की की विजिट के ऊपर जाना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान और टर्की ये दोनों ही देश अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार वर्ल्ड बैंक और FATF में जाकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए अपना केस रेडी कर रही है। एविडेंस के तौर के ऊपर प्रॉपर सबूत और डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान की स्टेट आज भी टेरर फाइनेंसिंग कर रही है और आतंकी संगठनों के ऊपर लगाम बिल्कुल नहीं लगा रही है। सेम इसी तरह से हमने IMF के लिए भी अपना केस रेडी किया था, लेकिन वहां पर भी कोई फायदा नहीं हुआ और IMF ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन की नई इंस्टॉलमेंट भी दे दी। वैसे पर्सनली बोलूं तो मुझे FATF से भी कोई उम्मीद नहीं है। ये पहलगाम हमले के कारण पाकिस्तान को कभी भी ग्रे लिस्ट में बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिका और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है। और अगर ये पहलगाम हमले के बाद IMF के रास्ते पाकिस्तान को $2.3 बिलियन की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं तो ये FATF में पाकिस्तान को कभी भी ग्रे लिस्ट में नहीं डालेंगे।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।